नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे। आज की चर्चा का विषय है अनुवाद एक भाषिक रूपांतरण, ट्रांसलेशन एज एन लिंग्विस्टिक ट्रांसफर। तो जैसा मैंने बताया, आज की चर्चा का विषय है अनुवाद एक भाषिक रूपांतरण, ट्रांसलेशन एज ए लिंग्विस्टिक ट्रांसफर। आज की चर्चा के मुख्य बिंदु हैं भाषिक अंतरण का अर्थ और उसकी अवधारणा, व्हाट इज लिंग्विस्टिक ट्रांसफर। दूसरा मुख्य बिंदु है नायडा और कैटफर्ड के इस संदर्भ में विचार। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इस संदर्भ में पद संरचना और पद विज्ञान के संदर्भ में चर्चा। चौथा है अर्थ विज्ञान के संदर्भ में चर्चा, और पांचवा है इस संदर्भ में भाषिक अंतरण की पूरी प्रक्रिया, और छठा है उसी से जुड़ा हुआ विषय वाक्य विधान या वाक्य संरचना का रूपांतर। और अंत में हम भाषिक अंतरण की सीमाओं का उल्लेख करेंगे और फिर सार संक्षेप में उसको रखने की कोशिश करेंगे। तो फिर से एक बार चर्चा के मुख्य बिंदुओं की बात मैं करता हूं। पहले भाषिक अंतरण को समझने की कोशिश करेंगे, उसके पश्चात हम नायडा और कैटफर्ड के विचारों को जानने की कोशिश करेंगे, तो भाषिक अंतरण के संदर्भ में है। फिर हम चर्चा करेंगे पद विज्ञान की, फिर वाक्य विज्ञान की, फिर अर्थ विज्ञान की, और फिर हम चर्चा करेंगे भाषिक अंतरण की समस्याओं और सीमाओं की, और उसके बाद हम इसका निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। तो जब हम कहते हैं ट्रांसलेशन एज ए लिंग्विस्टिक ट्रांसफर, तो हमारा क्या अभिप्राय है, हम क्या समझते हैं जब हम ये कहते हैं अनुवाद एक भाषिक अंतरण है। तो अनुवाद को भाषिक अंतरण क्यों माना जाता है, उसको भाषिक अंतरण कहने के पीछे क्या अभिप्राय है, इसको समझते हैं। और उससे पहले हम जानते हैं कि भाषिक अंतरण है क्या। तो भाषिक अंतरण असल में एक भाषा से दूसरी भाषा में जब संदेश को प्रस्तुत कर दिया जाता है और वहां उसका संप्रेषण हो जाता है, तब इस पूरी प्रक्रिया को भाषिक अंतरण कहते हैं। इस तरह से भाषिक अंतरण क्या है, लिंग्विस्टिक ट्रांसफर क्या है, असल में ये ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अदर, ट्रांसफर ऑफ मीनिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अदर। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो अनुवाद के दायरे में होती है। और अनुवाद के दायरे में क्यों होती है, क्योंकि दो भाषाओं के बीच में संप्रेषण होना है, इसलिए अनुवाद के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम का उपयोग संभव नहीं है। This is the only way which can transfer the meaning from one language to the other. इसको इस संदर्भ में समझने की जरूरत है। अब हम जानते हैं कि असल में भाषिक अंतरण कहने के पीछे क्या अभिप्राय है, ये कहाँ से आया। तो जो पूरी अवधारणा है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है भाषिक अंतरण का, वो वास्तव में भाषा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स में क्या करते हैं, लिंग्विस्टिक्स में नेचर ऑफ लैंग्वेज डिफाइन करते हैं, हम रोल ऑफ लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, यानी भाषा की प्रकृति, भाषा की भूमिका, फिर भाषा के उपकरण, भाषा के अंग, इन सब को समझ करके हम चर्चा आरंभ करते हैं। और भाषा विज्ञान में इनके बारे में बहुत सी बातों का उल्लेख किया जाता है। फोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं, हम ध्वनि विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। तो भाषा विज्ञान का एक पक्ष है ध्वनि विज्ञान। ध्वनियाँ कैसे बनती है, शब्दों में, वाक्यों में, अर्थों में, तरह तरह से वो भाषा विज्ञान का हस्तक्षेप होता है। इस पूरी प्रक्रिया में जो भाषिक अंतरण है वो कैसे क्रियान्वित होता है, इसको जानने के लिए यह जरूरी है कि हम समझे कि वास्तव में भाषा क्या है। तो भाषा बहुत विस्तार से नहीं, बहुत संक्षेप में हम
बताने की कोशिश करें कि भाषा क्या है। यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। यादृच्छिक मतलब इम्पोज्ड, आर्बिट्रेरी, और आर्बिट्रेरी साइन ऑफ जो साउंड्स हैं, जो यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक हैं, उनको सुव्यवस्थित ढंग से जिसमें रख दिया जाता है उसे हम भाषा कहते हैं। क्यों रखा जाता है? क्योंकि भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को रखते हैं। कैसे रखते हैं? क्योंकि भाषा ही हमें अभिव्यक्ति का एक माध्यम बनाती है और हम अपने विचारों को एक से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम जानने की कोशिश करें तब हमको पता चलता है कि असल में भाषा विज्ञान में जब अनुवाद की बात की जाती है तो कहा जाता है कि शब्दों को, वाक्यों को, उसके अर्थ को ही एक भाषा में जो कही गई बात है उसको दूसरी भाषा में कहने की इस पूरी प्रक्रिया को इसी ढंग से समझने की, जानने की जरूरत है। अब इस संदर्भ में क्या आवश्यकता है? आवश्यकता ये है कि भाषिक अंतरण को हम समझने की कोशिश करें कि कैसे वो ट्रांसलेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ट्रांसलेशन कभी कभी कैसे भाषिक अंतरण तक ही सीमित हो जाता है। इस चर्चा के बाद अब हम जानते हैं कि इसके पक्षधर कौन थे, कौन लोग हैं जो कहते हैं कि अनुवाद असल में एक भाषिक अंतरण है। तो हम समझ लें कि 1965 के आसपास जितने भी अनुवाद चिंतन हुए 65 तक, वे मुख्यतः कमोबेश बाय एंड लार्ज वो लिंग्विस्टिक सेंट्रिक थे, यानी उनमें भाषा विज्ञान पर बल दिया गया था और अनुवाद को भाषा विज्ञान की एक इकाई माना गया था। अनुवाद की पूरी चर्चा भाषा विज्ञान के इर्द गिर्द ही घूमती थी। इसको इस ढंग से समझने की हम कोशिश करें कि जो भाषा विज्ञान है वही अनुवाद को क्रियान्वित करता है और अनुवाद भाषा विज्ञान को पुष्ट करता है, उसका एक अंग बन करके उसे समृद्ध करता है। ये पूरी चर्चा होती रही थी। अब दो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, नायडा और कैटफर्ड। नायडा कैटफर्ड के विचारों की चर्चा तो हम जब हम अनुवाद चिंतन की बात करेंगे तो उसमें करेंगे, लेकिन अभी संक्षेप में हम ये जानने की कोशिश करें जब हम लिंग्विस्टिक ट्रांसफर ऑफ मीनिंग की बात करते हैं, लिंग्विस्टिक ट्रांसफर की बात करते हैं, तो नायडा और कैटफर्ड इसको किस रूप में देखते हैं? असल में नायडा का जो मत है वो प्रमुखतः भाषा विज्ञान पर आधारित है और भाषा विज्ञान को उन्होंने थोड़ी उदारता दी है उसकी व्याख्या करने में। कैसे? उसको उन्होंने केवल भाषा को सीमित संदर्भ में समझने की कोशिश नहीं की है, उसको शब्दों को केवल शब्दकोशी अर्थ तक यानी डिक्शनरी मीनिंग तक ही नहीं कन्फाइंड किया है, उसका विस्तार दिया है। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो नायडा ने एक उदारतावादी रुख भी अपनाया है, लेकिन इसके बावजूद उनकी पूरी जो संरचना है, उनकी जो प्रविधि है अनुवाद के बारे में जो स्थापनाएं हैं, वे प्रमुखतः भाषा विज्ञान के दायरे में ही सीमित हैं। वो क्या कहते हैं? शब्दों की समतुल्यता, जो इक्विवेलेंस ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए। और इक्विवेलेंस ऑफ वर्ड्स कैसे डिफाइन होते हैं? वो शब्दों की समतुल्यता असल में अर्थ की समतुल्यता पर निर्भर करती है। एक ही तरह के शब्द एक ही पर्सपेक्टिव में नहीं होते हैं, वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं। स्पिरिट शब्द की उन्होंने 30-35 अर्थपरक व्याख्याएं की हैं। इसके विभिन्न जो अर्थ हैं इनको किस ढंग से समझा जाए इसको बताने की वो कोशिश करते हैं और बताते हैं कि कभी कभी इक्विवेलेंट वर्ड जो होते हैं, समानार्थक शब्द जो होते हैं, समतुल्य शब्द जो होते हैं दूसरी भाषा में, वो कहने को तो समतुल्य होते हैं लेकिन वास्तव में वैसे समतुल्य होते नहीं हैं। और जैसा पहले भी हमने बताया था, पहले चर्चा की गई थी समतुल्यता की, तो उसमें हमने बताया था कि फॉर्मल इक्विवेलेंस क्या होता है और डायनेमिक इक्विवेलेंस क्या हो जाता है। तो डायनेमिक इक्विवेलेंस ही ट्रांसलेशन में ज़्यादा उपयोगी होता है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर फॉर्मल इक्विवेलेंस से भी काम चलाया जा सकता है, जहाँ शब्द के अर्थ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन की जरूरत नहीं पड़ती है। इस दृष्टि से हम देखें तो हम पाते हैं कि नायडा का जो मत है
वो भाषा विज्ञान को ज्यादा समृद्ध करता है, पुष्ट करता है और समतुल्यता की एक व्यापक व्याख्या भी ये प्रस्तुत करते हैं। अब हम आते हैं कैटफर्ड के मत की तरफ। कैटफर्ड भी मूलतः भाषा विज्ञान के पक्षधर थे। वो भी एक तरह के लिंग्विस्ट ही थे, भाषा वैज्ञानिक थे, और भाषा विज्ञान के नजरिए से ही, उसी दृष्टिकोण से ही वे अनुवाद को व्याख्यायित करते हैं, अनुवाद को समझने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए कभी कभी वो रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसलेशन की भी बात करते हैं, प्रतिबद्ध अनुवाद, यानी कि उसको सीमित संदर्भों में छूट दी जा सकती है, पूरी छूट अनुवादक को नहीं प्राप्त है कि मूल व्याख्या को कहीं से कहीं तक पहुंचा दे। मूल पाठ में बहुत छेड़छाड़ करना उसके लिए संभव नहीं है, उसको यह अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसलेशन की परिकल्पना की है। उनका जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है वो सीमित या प्रतिबंधित अनुवाद के संदर्भ में है, यानी अनुवादक मूल पाठ से बहुत ज्यादा विचलन, डेविएशन नहीं कर सकता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि असल में ये कैटफर्ड चाहते क्या है। तो कैटफर्ड ने कहा ट्रांसलेशन इज ए शिफ्ट। शिफ्ट क्या है? एक अंतरण है। ये अंतरण किस रूप में है? ट्रांसफर है। ये ट्रांसफर किस रूप में है? ये ट्रांसफर असल में ये मीनिंग का ट्रांसफर है, वर्ड का ट्रांसफर है, सेंटेंस का ट्रांसफर है और कॉन्टेक्स्ट का ट्रांसफर है। इसीलिए वो लेवल शिफ्ट और कैटेगरी शिफ्ट, दो तरह के शिफ्ट की बात करते हैं, यानी स्तर के आधार पर अंतरण और पोर्ट के आधार पर अंतरण। इसकी कई व्याख्याएं वे बताते हैं और विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कैटेगरी शिफ्ट होती है और कहाँ लेवल शिफ्ट होती है और कैसे इसका विस्तार से विवेचन किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो असल में जो कैटफर्ड का मत है वो भी मूलतः भाषा विज्ञान के नजरिए से ही देखा जाता है, और भाषा विज्ञान की आखिरी महत्वपूर्ण पुस्तक कैटफर्ड की लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन मानी जा सकती है। इस दृष्टि से वे भाषा विज्ञान के प्रबल समर्थक और अनुवादक, अनुवाद चिंतक माने जाते हैं, और उनकी पूरी प्रस्तावना को मूलतः इसी नजरिए से देखने की जरूरत है। उसमें बहुत ज्यादा उदारता पूर्वक विवेचन नहीं कर सकते हैं। यद्यपि उन्होंने जब कैटेगरी शिफ्ट की बात की तो थोड़ी उदारता बरती, और उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि बिल्कुल लेटरल पर्सपेक्टिव में मीनिंग को नहीं कन्फाइन किया जा सकता है, उसका डेफिनेशन संभव नहीं है, उसको सीमित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद जो कैटफर्ड के चिंतन है, कैटफर्ड के सिद्धांत है, वो भाषा वैज्ञानिक नजरिए से ही देखे परखे समझे जाने चाहिए। अब हम आते हैं कि असल में जब हम लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसलेशन की बात करते हैं या ट्रांसलेशन एज ए लिंग्विस्टिक ट्रांसफर, तब हम क्या समझते हैं? तो किन किन बिंदुओं के सहयोग से ये संभव होता है? तो हम बताएं कि इसके लिए पद, वाक्य और अर्थ तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब अर्थ विज्ञान सिमियाटिक्स हो जाता है। पद विज्ञान ये एक तरह से फोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है, इसी में स्वनिम रूपिन की परिकल्पनाएं भी आती हैं। लेकिन संक्षेप में हम जानने की कोशिश करें कि आखिर ये पद क्या है। पद मतलब एक शब्द, शब्द या एक कभी कभी जो निहितार्थ बोधक शब्द होता है उसको पद कहते हैं। इस पद को किस रूप में हम समझने की कोशिश करें? इसको जो है कार्पोरा हम समझने की कोशिश करते हैं। कार्पोरस यानी जो टर्म्स है, इसको शब्दों को हम कार्पोरा के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। कार्पोरा बिल्डिंग इसीलिए भाषा विज्ञान में एक महत्वपूर्ण पद है। और इस कार्पोरा बिल्डिंग कैसे की जाती है? कार्पोरा हम जो प्रमुख शब्दों हैं उनको एक तरह से संकलित करते हैं, उनका अर्थ निर्धारण करते हैं, उसकी विशेषताएं बताते हैं, उनके फीचर, प्रॉपर्टीज। जैसे इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें कि जैसे साइंस में जब किसी चीज की व्याख्या करते हैं तो उसके हम प्रॉपर्टीज बताते हैं, तो ऐसे ही हम यहाँ देखिए कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए वर्ड। क्या उसकी विशेषता है, क्या उसके वैभव, क्या उसकी खासियत है,
तब प्रत्येक शब्द के कुछ जो है व्युत्पत्तिपरक अर्थ होते हैं, कुछ सामाजिक अर्थ होते हैं, कुछ सांस्कृतिक अर्थ होते हैं और कुछ भाषा वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से उसको समझने की कोशिश की जाती है। तो जब इस तरह के पर्सपेक्टिव में हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो पद संरचना हो जाती है और इस पद संरचना को हम अपने ढंग से व्याख्यायित करने की जब कोशिश करते हैं और उसके माध्यम से हम जब एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो ये जो भाषिकांतरण है वो ज्यादा व्यवस्थित होता है। अगर हमको किसी शब्द की प्रकृति के बारे में पता ही नहीं है तो हम उसको कैसे व्याख्यायित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे स्वयं का पाठ्यक्रम है। अब स्वयं एक तरह से ये शब्द समूह का संचयन है, लेकिन ये अलग से शब्द भी है, ये पारिभाषिक शब्द है, ये वैल्यू लोडेड टर्म है। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, इसकी व्याख्या करेंगे, अगर कहीं स्वयं को सेल्फ के संदर्भ में व्याख्यायित कर दिया जाता है तो वो बहुत सीमित कर देगा। इसलिए ऐसे अनेक शब्द हैं। जैसे हम अपने यूनेस्को है, अब यूनेस्को को यूनेस्को के व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। यूनेस्को का कोई डिक्शनरी मीनिंग खोजना कठिन है, इसलिए उसके लिए व्याख्यात्मक शब्द हैं और उन व्याख्यात्मक शब्दों के लिए हमें दूसरे दृष्टिकोण से भी उसको समझने की कोशिश करनी होगी। जैसे एक और इसी संदर्भ में बताएं सार्क। अब सार्क कंट्रीज है तो सार्क का अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो सार्क का SARC इस तरह से करेंगे फिर मुश्किल हो। हमें क्या करना होगा, उसका दक्षेश समानार्थक अर्थ बना लिया गया है तो हमें दक्षेश लिखना होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा UN काउंसिल के लिए है तो UN जनरल असेंबली के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा शब्द प्रचलित है। तो इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग हमें एक सीमित अर्थ में नहीं व्यवस्थित अर्थ में करना होगा। ऐसे अनेक शब्द हम खोज सकते हैं जो पारिभाषिक है। तो हमें जब शब्दों का अनुवाद करें तो भाषा वैज्ञानिक नजरिए से एक व्यवस्थित ढंग से उसको समझ करके और पद संरचना को जानते हुए पद की क्या निर्मिति है, कौन सा शब्द कहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है, इन चीजों को समझ करके तब हमें उसका अनुवाद करने की आवश्यकता होती है। अब हम आते हैं वाक्य संरचना, वाक्य विज्ञान या वाक्य विधान की दृष्टि से अनुवाद कैसे किया जाए, इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि वाक्य अनुवाद के लिए एक इकाई माना जाता है। खासतौर से भाषा विज्ञान में अगर वाक्यों का अनुवाद न हो तो अनुवाद अधूरा हो जाता है। यद्यपि आगे चल करके हम जानते हैं कि वाक्य को अनुवाद का एक बेहतर रूप नहीं माना जा सकता है, उसको एक टेक्स्ट नहीं माना जा सकता, बहुत सीमित परिधि में है। लेकिन इसके बावजूद हम जानने की कोशिश करें कि वाक्य में अनुवाद की कितनी उपलब्धि होनी चाहिए, किस तरह से सेंटेंस बाय सेंटेंस ट्रांसफर ही होता है। तो हमारे यहाँ भरत मुनि कहते हैं कि शब्द कहाँ अर्थ कहाँ निहित होता है, वे बताते हैं कि वाक्य में निहित होता है, शब्दों में अर्थ नहीं होता। पूरे वाक्य में अर्थ नहीं खोजेंगे तो शब्दों के प्रयोग से अर्थ नहीं स्पष्ट होगा। जैसे मान लीजिए हम अलग अलग प्रसंग में एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं जल करते हैं तो उसका अर्थ कभी गंगा जल हो जाता है, कभी जल पानी के लिए हो जाता है, कभी जल जो है किसी के अंतिम संस्कार के लिए दिया जाने वाला वाटर हो सकता है। तो ये संदर्भ और वाक्य में प्रयोग किए बिना स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए भरत मुनि की जो ये व्याख्या है अत्यंत वैज्ञानिक है, अत्यंत उपयोगी है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इस पर गंभीरता से विचार किया गया है और इसको बहुत उपयुक्त माना गया है। तो वाक्य विज्ञान की जो पूरी रूपरेखा है उसको समझे बिना हम सही ढंग से अनुवाद नहीं कर सकते। अब आता है अर्थ विज्ञान, इसको सिमियोटिक्स के रूप में भी हम समझ सकते हैं। सिमियोटिक्स क्या होता है कि हर उसके रूट, उसके कल्चर, उसके पर्सपेक्टिव, इसको जब तक हम अलग अलग ढंग से व्याख्यायित नहीं करेंगे, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो हम शायद अर्थ विज्ञान की दृष्टि से
ज्यादा सहायक अनुवाद नहीं कर पाएंगे। और क्यों आवश्यक है? क्योंकि हर शब्द का एक अर्थ वैशिष्ट होता है, अर्थ की कोटियां होती हैं। कितने अर्थ होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये शब्द कोटियां नहीं है, असल में ये अर्थ कोटियां हैं। शब्द कोटियों कहने के लिए शब्द ही होते हैं, लेकिन कौन लिटरल है, कौन कॉन्सेप्चुअल है, कौन इम्प्लिसिट मीनिंग इसमें है, इसमें इनहेरेंट मीनिंग है, इसको सब समझने के लिए जरूरी है कि हम अर्थ विज्ञान को समझें। और अर्थ विज्ञान, ये सिमियोटिक्स जो है, ये इसकी पूरी व्याख्या करता है। हम फोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इसको देखने की कोशिश करते हैं, उच्चारण की दृष्टि से, स्थान प्रयोग की दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि से। इन सब में हम देखते हैं कि शब्द, वाक्य, अर्थ ये कहाँ कहाँ महत्व रखते हैं, इनको किस किस रूप में समझने की कोशिश की जा सकती है, किस किस रूप में इसे व्याख्यायित की जाने की आवश्यकता है, ये समझना जरूरी है। और ये क्यों आवश्यक है अनुवाद में? अनुवाद में इसलिए आवश्यक है कि जैसे कोई कहे कि अगर कि ये भारत गरीबों का देश नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? इसका सीधा इंडिया इज नॉट ए कल्चर ऑफ पुअर, कंट्री ऑफ पुअर्स, ये कह दें, या इंडिया इज नॉट ए इंडिया इज नॉट ए कंट्री ऑफ द पुअर, तो इससे पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाती बात। इसका अर्थ ये है कि ये गरीबों का देश नहीं है। इसके दो अर्थ हैं कि इसमें गरीब लोग ही ज्यादा संख्या में नहीं है, एक, या इसमें गरीब लोगों की स्थितियां बहुत दयनीय हैं, ये बात उपयुक्त नहीं है। तब हम क्या कहें कि भारत एक ऐसा देश है। जब हम ये कहते हैं कि भारत गरीबों का देश नहीं है, तो गरीब एक मानसिकता भी होती है, गरीब एक आर्थिक पृष्ठभूमि भी होती है, गरीब एक संख्या होती है। तो इन सभी दृष्टियों से समझने की जरूरत है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, तो भारत एक जो है लोक कल्याणकारी राज्य है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ऐसी योजनाएं होती हैं, उसके ऐसे निर्देश बने हैं, उसके विधान ऐसे हैं, उसकी नीतियां ऐसी हैं, उसके संविधान ऐसे हैं जो जन कल्याणकारी होते हैं। तो इस दृष्टि से जब हम व्याख्या करेंगे तो शायद हम सही दृष्टि से व्याख्या कर सकेंगे और फिर हम सही ढंग से अनुवाद भी कर सकेंगे। तो ये अर्थ विज्ञान की समझ से ही ये संभव है। नहीं तो अगर हम कहें कि आई डोंट वांट टू पुट यू इन हॉट वाटर, मैं आपको कठिन स्थितियों में, कठिनाई में नहीं डालना चाहता हूं, तो हमारा अर्थ ये होता है। ये नहीं होता कि आप बिल्कुल कड़वे खारे जल में, गर्म पानी में हम आपको छोड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हम शब्दों के अर्थ की प्रकृति को समझते हुए उस दृष्टि से व्याख्या करते हैं और हम अनुवाद करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि अनुवाद जब भाषिक अंतरण के रूप में सिमट जाए या सीमित हो जाए, तब उसकी क्या स्थिति होगी? ये अनुवाद की दृष्टि से भाषा वैज्ञानिक अंतरण उसकी सीमा को परिलक्षित करता है। दीज आर द लिमिटेशंस। और लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन ये है कि जो अनरिटन वर्ड्स हैं, जो अलिखित शब्द हैं, उनका वो इस्तेमाल नहीं करता है। मतलब कई बार बोलने के क्रम में, कई बार लिखने के क्रम में ऐसी स्थितियां होती हैं कि व्यक्ति कहना कुछ चाहता है और वो कहा कुछ और चला जाता है। इसलिए अगर शब्दों को ही पकड़ करके उसके लिटरल मीनिंग, यानी जो उसके शाब्दिक अर्थ है, उसी के अनुसार अगर अनुवाद करेंगे तो शायद हम सही ढंग से अनुवाद नहीं कर पाएंगे, हम अनुवाद के साथ सही ढंग से न्याय नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी सीमा ये है कि भाषा के इर्द गिर्द ही इस प्रकार का अनुवाद घूमता रहता है। उसकी दूसरी सबसे बड़ी सीमा ये है कि शब्द की कोई एक निर्धारित परिभाषा या उसका एक विशिष्ट अर्थ नहीं होता है। वो जैसे जैसे जिस संदर्भ में बोला जाता है, उस संदर्भ में उसका अर्थ अलग हो जाता है। इसलिए शब्द की व्याख्या
दूसरी भाषा में उसी रूप में प्रस्तुत हो जाए, ये संभव नहीं है। तीसरी उसकी समस्या ये होती है कि उसका जो परिप्रेक्ष्यगत अर्थ, जो कॉन्टेक्सुअल मीनिंग है, वो कहीं न कहीं विलुप्त हो जाता है। उसकी व्याख्या उसमें हो नहीं पाती है। और चौथी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से और भाषिक अंतरण के दायरे में जिस भी तरह के अनुवाद को व्याख्यायित करने की, समझने की, बताने की कोशिश की जाती है या उसका अर्थ विश्लेषण करने की कोशिश की जाती है, तब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, तब ये बिल्कुल पता चल जाता है कि नहीं, ये अनुवाद को सीमित करता है, उसका एक दायरा संकुचित करता है। और अनुवाद की जो ये परिभाषा है, ये अर्थ विज्ञान की दृष्टि से तो उपयुक्त हो सकती है, वाक्य संरचना की दृष्टि से उपयुक्त हो सकती है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी उपयुक्त हो सकती है, लेकिन मूलतः अनुवाद की पूरी जो मूल संरचना है, सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन के लिए बहुत सीमित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये भाषिक अंतरण के रूप में जो अनुवाद की व्याख्या होती है, उसकी अनेक सीमाएं हैं और उसको अनुवाद का एक प्रकार तो कहा जा सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज ज़्यादा हद तक ये शब्दानुवाद की सीमा तक ही सिमट कर रह जाता है। और शब्दानुवाद की जो सीमाएं हैं, वो अनुवाद के भाषिक अंतरण की भी सीमाएं बन करके रह जाती हैं। तो संक्षेप में जो आज हमने चर्चा की, उसका मुख्य अर्थ ये है, उसका सारांश ये है कि अनुवाद एक भाषिक अंतरण किस रूप में अनुवाद की परिभाषा और उसकी प्रकृति को, उसकी भूमिका को सीमित कर देता है। और संक्षेप में हमने बताने की कोशिश की कि असल में भाषिक अंतरण होता क्या है, स्नाइडर कटफर्ड के क्या विचार है। इसके अतिरिक्त हम पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान और भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसको समझने की कोशिश करते हैं और अनुवाद के भाषिक अंतरण के संदर्भ में उसकी सीमाओं को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। आज की चर्चा यही संपन्न हुई। धन्यवाद।